हेलो, नमस्कार, जय हिंद। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है विलयन। और इस चैप्टर में मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था कि स्थिर क्वाथी क्या होता है, स्थिर क्वाथी कितने प्रकार के होते हैं और ऐसे कौन कौन से विलयन है जो स्थिर क्वाथी बनाते हैं। ठीक है, इन सभी को आपने डिटेल में पढ़ लिया था। आज जी हाँ, इस क्लास में आज हम लोग बढ़ेंगे इसी टॉपिक से आगे। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आपका टॉपिक है अगला, वो आपको सामने दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम क्या बताओ? अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, देखो अणुसंख्यक गुणधर्म जो है ना, यहां से क्वेश्चन जो है पेपर में आने के चांसेस ना बहुत ज्यादा होते हैं। 4 अणुसंख्यक गुणधर्म गुणधर्म जो है वो हमारे कोर्स में है, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, और यहां से क्या होता है, पेपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, खास करके न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग ना इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आपको समझाने वाला हूं कि अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा एक्चुअली होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की, है ना करते हुए देर। और तो लिखो हेडिंग अणुसंख्यक गुणधर्म। सबसे पहले जो आप हेडिंग लगाओगे उसका नाम क्या होगा? अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं बताओ? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चा पार्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली होता क्या है ना, ये आपको यहां पे सीखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको तैयार करके ही जरूर जाना चाहिए बोर्ड में, इसके बिना तो ना जाए इस चैप्टर से। ठीक है, देखो जैसे ना हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, विलयन। उस विलयन का आप लोग क्या क्या निकालते हो? वाष्प दाब। क्या निकालते हो? वाष्प दाब निकालते हो। और वाष्प दाब जो है वो कहीं ना कहीं संबंधित होता है, बहुत सारे ऐसे गुणधर्म होते हैं विलयन के, और जिससे कि हमें पढ़ना है कौन कौन से ऐसे गुणधर्म हैं जिससे वाष्प दाब जो है वो संबंधित है। देखो जैसे कि मान लो क्या, हिमांक। क्या होता है हिमांक? हिमांक मतलब जमना, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हिमांक जमना। तो वाष्प दाब किस तरह से हिमांक को प्रभावित करता है वो पढ़ना है। एक टर्म होता है बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्वथनांक। क्वथनांक है ना, क्वथनांक ये टर्म है। हम इसे बोलते हैं क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बताओ? ये भी क्या होता है? वाष्प दाब पर निर्भर करता है। एक आता है क्या चीज? हाँ, प्रासरण दाब। क्या आता है? आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, नाम सुन लो, आप पहली बार सुन रहे तो। प्रासरण आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, प्रासरण बोलते हैं ना, ऑस्मोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, प्रासरण। तो आप ये सब कुछ जानते हो। तो इसी चीज को हम लोग ना यहाँ पर डिटेल में आज लोग समझेंगे कि सारे टॉपिक जो है वाष्प दाब पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है, तो विलयन का कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो विलयन के अंदर कितनी संख्या में या कितनी मोलों की संख्या है किसके? विलय के। जितना ज्यादा विलय के मोलों की संख्या होगी उतना ही क्या होगा? वाष्प दाब प्रभावित होगा। ठीक है ना, तो लिखो वाष्प दाब का, है ना, पहले उसमें हम लोग देखेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर पढ़ेंगे आगे वाष्प दाब। लिखो विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय के क्या लिखा? विलयन के, अरे भैया, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की मोलों की कुल संख्या या अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है ना, कुल
संख्या, मौलों की कुल संख्या, और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कणों की कुल अनुपात पर निर्भर करता है। ओह शिट। तो कितने कणों की संख्या है ना, उसके अनुपात पर निर्भर करता है कुछ गुणधर्म, किसके? विलय के, है ना। मतलब विलयन में कुछ गुण होते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने। देखो इसमें लिखा गया है क्या, विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की, मौलों की कुल संख्या, या फिर आप कह सकते हो कि कुल जो संख्या होगी उसके अनुपात पर निर्भर करता है पार्टिकल्स के, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। न कि, यहां लिखो, न कि विलय के प्रकृति पर, विलय के प्रकृति पर, विलय के प्रकृति पर, ठीक है ना। इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? गुण को ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं ना, प्रकृति पर, ठीक है। तो ऐसे गुण जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। कौन से बताओ कि विलयन के अंदर विलय के कितने कणों की संख्या है, कौन सा विलय है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विलय के कितने कणों की संख्या है इससे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है? प्रभावित होता है क्या? विलयन के गुणधर्म। तो कौन कौन से ऐसे गुणधर्म है विलयन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं? तो सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे वो यहां लिखेंगे, लिख दो, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म निम्न है, गुणधर्म निम्न है। तो कौन कौन सा है? देखो सबसे पहला जो गुणधर्म यहां लिखने वाला हूं वो कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा, कौन सा बताओ? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। समझे आप लोग? जो दूसरा निकल के आएगा वो क्या आएगा? क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तीसरा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे कोर्स में है उसका नाम है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, अवनमन। चौथा है हमारे पास में प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, ठीक है। देखो हम इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। प्रासरण दाब को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब, है ना। ये क्या है? ये कुछ ऐसे अणुसंख्यक गुणधर्म है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हीं गुणधर्मों को डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको थ्योरेटिकली पढ़ने के बाद इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉपी हो गया इतना? कॉपी करो जल्दी से। चलो भाई, है ना। देखो
अब हम लोग पढ़ते हैं पहले इसका, किसका? सबसे पहला अणु संख्या गुणधर्म कौन सा है? पहला अणु संख्या गुणधर्म वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है भाई, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसकी हम लोग यहां पर बात करेंगे। पहले देखो राउल्ट का नियम में ना आप एक टॉपिक पढ़ते थे, अच्छा इसको हम लोग ना राउल्ट का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। जो मैं यहाँ पे ये जो अब लिखूंगा ना, ये भी राउल्ट के नियम के अनुसार ही हो रहा है, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ते थे पीछे, आपको याद होगा, हमने आपको समझाया था कि मेरे पास क्या शुद्ध विलायक क्या है, शुद्ध विलायक है, ये बिल्कुल शुद्ध विलायक है इसके अंदर, है ना। अब ये शुद्ध वाष्पशील क्या है? विलायक है। तो इसके वाष्प बनेंगे नहीं बनेंगे? बनेंगे। शुद्ध वाष्पशील विलायक, ठीक है ना। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर NVS मिला दिया। NVS समझते ना, अवाष्पशील विलय मिला दिया। हो सकता है वो यूरिया हो सकता है ग्लूकोज हो, शुगर हो ना, शुगर हो, कुछ भी हो सकता है। NVS है, NVS मतलब जिसका वाष्प नहीं बन सकता। अब जिसका वाष्प नहीं बन सकता उसको आपने मिला दिया इस विलयन के अंदर, और आपने जैसे ही मिलाया तो जितना वाष्प पहले बन रहा था, है ना, उतना अब इसमें वाष्प बनेगा नहीं। क्या बनेगा? है ना, इसमें उतना वाष्प नहीं बनेगा, देखो कम बनेगा। क्या बनेगा इसका वाष्प? क्योंकि जो अवाष्पशील विलय है वो आकर के कहा, इसके सतह पर बैठ गया होगा, है ना। तो जो पहले जहां से वाष्प बन के निकल रहे थे विलायक का, वहां से हम कम निकलेंगे विलायक के वाष्प, है ना। तो वाष्प दाब भी क्या हो, कम होगा। देखो ये जो है मेरे पास P01 मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और इसके अंदर क्या होगा, विलयन का होगा वाष्प दाब। तो यहां पर क्या होगा, ये बन गया विलयन। NVS युक्त विलयन, ठीक है ना। तो यहां पर P लिख रहा हूं मैं, P जानते हो ना, P मतलब क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है ना। विलयन का हो गया वाष्प दाब, विलयन का। चलो हम यहाँ पर ना विलयन लिख देते हैं ना, विलयन, चलो कोई नहीं, आप समझ जाओगे ना, विलयन का वाष्प दाब है। बताओ जो P01 था ये, और ये जो P है, दोनों में से कौन ज्यादा होगा? जो P01 है वो ज्यादा होगा, क्योंकि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो ज्यादा होगा इस विलयन की तुलना में, क्योंकि इसमें जो आपने NVS अवाष्पशील विलय मिलाया उसने इसका वाष्प कम कर दिया, तो दाब भी कम होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि लिख लो मेरे साथ, हम जानते हैं कि NVS मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। समझ में आ रही है बात? शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है वाष्प दाब, किसका? इस विलयन का, ठीक है ना। तो हम एक बात यहां से सीख गए कि जो मेरे पास था कौन,
P01 वो मोर था किससे? P से। अच्छा P यहाँ पर क्या है? विलियन। मैं लिख देता हूँ ना विलियन, ठीक है ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया P विलियन, ठीक है, ऐसे आपने इसमें लिख दो ताकि हमें पता रहे कि ये विलियन है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है ना, ये शुद्ध का था और ये P विलियन, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ P01 था तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? P ओनली लिख दो ना 1, मतलब कि विलायक की वजह से क्या, जब इसके अंदर कौन है? केवल NVS एडिड है, P1, ठीक है। देखो ऐसे देखा तो नहीं? बताओ कितना घटा होगा, हमें ये निकालना है, कितना घटा होगा वाष्प दाब, हमको ये निकालना है। तो वाष्प दाब में अवनमन भाई कम है ना विलियन का, तो कितना कम है विलियन का? पहले शुद्ध से माइनस करना पड़ेगा। किस में से करोगे माइनस? जो शुद्ध वाला था P01 में से P1 कर देंगे, है ना। अब ये जो वाष्प दाब में अवनमन है, हम उसको डेल्टा P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और डेल्टा P इक्वल टू क्या बन गया? P01 माइनस P, ठीक है तो नहीं? डेल्टा P इक्वल टू P01 माइनस P, ये आपेक्षिक अवनमन नहीं है। डेल्टा P जो है ये केवल अवनमन है, और हमने टॉपिक में हेडिंग क्या लिखा है? आपेक्षिक अवनमन। तो हम इसको आपेक्षिक अवनमन नहीं बोलेंगे, हम इसको केवल बोलेंगे अवनमन। आपेक्षिक तब बोलेंगे जब हम इसको भाग कर देंगे, किससे? कुल से। खैर वो बात की बात है ना। अब देखो, अब एक बात बताओ, तुमको मैंने राउल्ट के नियम अनुसार क्या पढ़ाया था कि अगर कोई विलयन जिसमें ठोस कोई अवयव हो, जिसका वाष्प नहीं बन सकता है, तो हम विलयन का वाष्प दाब कैसे लिखते हैं? राउल्ट के नियम अनुसार। राउल्ट के नियम अनुसार देखना, अभी हमने आपको पहले समझाया था कि जो P होगा विलयन का वो केवल 1 की वजह से होगा, है ना, और P01 X1 के मोलर्स के बराबर होता है। आई बात तुमको याद? नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, है ना। ये क्या? ये विलयन का वाष्प दाब है, आंशिक दाब। कब? जब उसमें NVS मिक्स हो, क्योंकि NVS का तो बनेगा नहीं वाष्प, है ना, तो केवल विलायक का होगा विलयन में, है ना। वाष्प दाब कितना? तो इतना होगा। अब राउल्ट के नियम अनुसार देखो ध्यान से, ये विलयन का मेरे पास में है ना, यहाँ P01 रहेगा, ठीक है बच्चा, इसमें P01 कर दो, है ना। अब डेल्टा P इक्वल टू देना ध्यान से, डेल्टा P ये हो गया। अब यहां पर क्या है? P01 माइनस P1। P1 का मान कितना देखो, P1 का मान है P01 और X1, नहीं है? दोनों में कौन कॉमन है? P0। तो डेल्टा P को हम लोग क्या लिखते हैं? P01 माइनस P1 इक्वल टू, यहां से P01 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस मोलंस किसका? किसका मोलंस है ये? 1 माइनस विलायक का मोलंस, विलय का मोलंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलय का नहीं होगा, मोलंस। देखो P01 माइनस P1 इक्वल टू P01 और ये X2 लिख सकते हैं इसको। अरे भाई आपको लिखवाया था ना कि मोलंस किसका? अवयव 1 का, अवयव 1 का मोलंस और अवयव 2 का मोलंस बराबर जुड़ के 1 होता है। तो जब X1 उधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा, तो X2 का मान क्या होगा? ये, ठीक है ना। देखो तो अब यहां पर देखो क्या है? P01 माइनस P1 अपॉन में, इसको इधर ले आएंगे, P01 इक्वल टू X2। अब जो ये वाला देखो टर्म है, ये वाला टर्म है, ये दिख रहा है, इसको कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको नहीं कहते, ठीक है ना, इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, ठीक है ना। ये है
यानी आप सिंपली ये कह सकते हो कि ऊपर कौन है, डेल्टा पी, कौन ऊपर, और डेल्टा पी को आपने पी नॉट वन से भाग कर दिया। पी नॉट वन क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये बराबर किसके होता है, मोल अंश विलय के। यानी कि एक बात यहां से हमें साफ देखने को मिल रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि विलय के जो कणों की संख्या होती है, मोलों की संख्या, उस पर निर्भर करता है, निर्भर विलय के जो कण हैं उसके कितने मोल हैं कुल, उस पर निर्भर करता है, ठीक है ना, अणु संख्या गुणधर्म। तो यहां से प्रूव भी हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको राउल्ट का नियम भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आप इसमें इसको लिखो बहुत अच्छे से ना। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे ना और इलाबरेट करूंगा, ठीक है, और अच्छे से करूंगा इसको। हो गया इतना। तो ये क्या था बताओ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन, यही होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट से। देखो अब यहां जो मोल अंश है हम इसे क्या लिख सकते, हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इक्वल टू, ये मोल अंश तो है, तो क्या होगा, इसके मोल ऊपर नीचे क्या आएगा, टोटल मोल N1 प्लस N2, लिख सकते हैं उसको, लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से कि N1 प्लस N2 है तनु विलयन। एक बार ध्यान रखना, हमने यहां पर आपको एक बात बताया कि जो विलयन है, जो अणु संघ गुणधर्म है उसका, वो निर्भर करता है कि उसमें कितने विलय के मोलों की संख्या है। जो कण है उसके कितने मोलों की संख्या है कुल, उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये बात मान्य केवल और केवल तनुकृत विलयन के लिए ही है। अगर कोई विलयन सांद्र विलयन है, क्या है, सांद्र विलयन, देखो 0.5 से कम सांद्रता वाला अगर कोई विलयन है तो ये उसके लिए मान्य है, क्योंकि जो विलय के कण होते हैं उनके मध्य क्या होता है, अन्योन्य क्रियाएं होती है, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये निर्भर तब करता है जब सांद्र विलयन हो, क्या हो, सांद्र विलयन हो। अगर विलयन तनुकृत है, बहुत तनु डाइल्यूट विलयन है, तब उसके लिए क्या होता है, ये हम जो पढ़ रहे हैं लागू होता है, ठीक है ना। तो हम लोग तनुकृत विलयन के लिए पढ़ रहे हैं, केवल सांद्र के लिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तनु विलयन के लिए, तनुकृत, या आप लिखो तनु विलयन के लिए। अब मतलब डाइल्यूट है, क्या है, डाइल्यूट है, तनु विलयन के लिए है। इसका मतलब क्या होगा कि जो विलायक के कण होंगे, विलायक के कण होंगे वो बहुत बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन विलय के जो कणों की संख्या होगी मोलों की, वो बहुत कम होगी, किससे, वन से, ठीक है ना। मतलब N2 जो विलय के मोलों की संख्या होगी वो बहुत कम होगी, इतना कम होगी कि फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। तो हम क्या कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली ये लिख लेंगे N1 प्लस N2 इक्वल टू लगभग इक्वल कर देंगे N1 के, ठीक है ना। N2 को जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है। जैसे कि मान लो तेरे पास 100 ग्राम था कोई चीज, है ना, 100 ग्राम जल था और तूने उसमें 0.0001 ग्राम चीनी मिला दिया। मैंने कहा इसको जोड़ो, तो जोड़कर कितना आया, 100.001 ग्राम, इतना आ गया ना। तो आप इसको लगभग क्या लिख लोगे, 100 ग्राम, हो गया ना। क्योंकि ये जो विलय है उसकी मोलों की संख्या बहुत ही कम है विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब उसको हमने कर दिया नगण्य, ठीक है ना। तो अब ये क्या बन गया, देखो अब ये बन गया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इक्वल टू N2 अपॉन N1 बन गया। अब इसको, इसके बाद आप लिखोगे इसके नीचे ही जस्ट कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इक्वल टू, देखो मोलों की संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिया गया द्रव्यमान विलय का बटे उसका मोलर भार, नीचे कौन है, विलायक है, तो विलायक का दिया गया भार बटे उसका मोलर भार, ठीक है। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इक्वल टू क्या बन जाएगा, W2 अपॉन में M2 गुना M1 अपॉन W2। बात भेजे में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ
अच्छा यहाँ पर 1 आएगा, हाँ वो तुमको चेक कर रहे थे ना, क्या? हाँ यहाँ भी तुमको चेक कर रहे थे हम। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला क्या बना ये, तो इसी को हम लोग देखो मॉडिफाई करते जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, देखो ध्यान से। P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू क्या बन गया, W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। देखो क्या आता है, जो विलय है, जो घोला है तुमने इसमें, हम उसका मोलर भार निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना यहां से किया जा सकता है, यहां से किया जाता है, ठीक है ना। किसके, विलय के मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो एक अणु संख्या जो गुणद्रव्य है ना, वो हमने खत्म कर दिया, ठीक है। देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल है, ठीक है, उससे मैं करूंगा सॉल्व। और जो इन टेक्स्ट यानी कि पाठ्यनिहित प्रश्न है एनसीईआरटी में, उसे आप खुद करना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर। देखो भाई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जो अणु संख्या गुणधर्म है ना, इसका जो यूज करते हैं हम खास करके, वो विलय के मोलर द्रव्यमान परिकलन करने के लिए यूज करते हैं ना। ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का है, देखो 1.6। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है किसी ताप पर, ताप कोई भी होगा पता नहीं, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसका बोला बताओ, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। जहां शुद्ध बोला उसमें मैं समझ गया, शुद्ध P0 किसका, बेंजीन, C6H6 होता है बेंजीन। बताओ कितना है, 0.850 बार है कि नहीं है जी। हाँ बार इकाई होती है ना दाब की, ठीक है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघटन है, देखो अवाष्पशील है ना। अब तो W2 हो गया, इसने नाम नहीं बताया कि कौन सा विद्युत अपघटन है, हमें उसका मोलर भार पता करना ना, इसलिए अगर बता देगा तो आप निकाल लोगे जोड़ जोड़ करके ना। तो वही कौन सा है, उसका मोलर भार निकालना है। तो W2 इक्वल टू क्या हो गया, देखो 0.5 ग्राम हो गया ना, हो गया। ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में, W1 कितना हो गया बताओ, 39.0 ग्राम हो गया, है ना। मोलर भार देखो तुमको दिया हुआ है बेंजीन का, तो MC6 और H6, बेंजीन मतलब कौन है, M1 है, कितना है 78 ग्राम पर मोल, तो होता है, ठीक है ना, तुम निकाल सकते थे। मैं घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना, इतना है। जो विलयन प्राप्त हुआ है P1 वो कितना है, 0.845 क्या बार। देखो ये कम है कि नहीं बताओ, इससे ये शुद्ध था, कम हो गया, तो कितना कम हो गया ये भी निकाल सकते हैं ना। अच्छा, ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, ऐसा प्रश्न पेपर में तुम्हारे बोर्ड लेवल पे आता है, ठीक है ना। कंपटीशन के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा, जो बोर्ड में आता है तो हम लोग कर पाएंगे इजीली, ठीक है। देखो तो अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि हमें निकालना है M2, नहीं पता ना मुझको, तो देखो मेरे पास था सूत्र, क्या था बताओ, डेल्टा P01 माइनस P अपॉन P01 इक्वल टू W2 गुना क्या था, M1 अपॉन W1 इंटू M2, कितना ना। अब देखो आप सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें रख दो वैल्यू सारी। बताओ P0 कितना है, 0.850 माइनस P कितना है बताओ, P1 ये कितना है 0.845, ठीक है। और अपॉन में कितना है, ये P0 1 है, तो जो कि 0.850, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया। W2 कितना है, देखो W2 हमारे पास में है 0.5 ग्राम, ठीक है ना। और M1 कितना है 78 ग्राम, ठीक है। और जो W1 है ये कितना है, ये 39 ग्राम। और जो M2 है वो पता करना है ना। M2 कौन है बताओ, विलय का मोलर द्रव्यमान। देखो 39 से कट गया 2 बार में, है कि नहीं,
और 2 गुना 5 करने पर 0.5 करने पर कितना 1 हो जाएगा ना। ऊपर क्या बचेगा 0.005 बचना चाहिए, ठीक है, और नीचे 0.850, ठीक है। और यहां पर कितना हो गया 1 हो गया ना, 2 इंटू 0.5 ग्राम तो 1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो गया m2। तुमको m2 करना है कैलकुलेट, है ना। तो बताओ m2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर दो, 0.850 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.005 से, ठीक है। देखो ऐसे दिक्कत तो नहीं इसमें। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिवाइड दूंगा 0.850 को डिवाइड कर दो 0.005 से, तो 170 आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ, 170 ग्राम पर मोल आएगा। ये क्या है, मोलर भार, ठीक है ना। चेक करो क्या इसका आंसर है। चेक करके बताओ इसका आंसर कितना है। 170 आएगा ना, जहां तक है ना। लिख लिया, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। 170 ग्राम पर मोल है कि नहीं, है ना भाई। ये क्या देखो इसका आंसर 170 ग्राम पर मोल। तो हम लोग ना क्या करते हैं, देखो इस प्रकार से ना मोलर द्रव्यमान की हम लोग करते हैं गणना, यानी कि कैलकुलेशन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुमने क्वेश्चन कर लिया। अब तुम्हें अगर समझ में आ गया ना, तो जो आपके पास में एनसीईआरटी है, ये मैंने खोल रखा है एनसीईआरटी बुक का, ऐसे तुम्हारे पास बुक होगा, उसमें पाठ्य निहित प्रश्न है, क्या है देखो, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करना है 1.9, दिख रहा है 1.9। ये क्वेश्चन नंबर 1.9 तुम्हें करना है सॉल्व। क्या कहता है 3 और 298 केल्विन तापमान पे मतलब नहीं, ठीक है ना। कह रहा है शुद्ध जल का वास्तव ये है 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोल दिया। क्या घोल दिया बताओ, यूरिया, ये रस का सूत्र, ठीक है ना। तो यहां तुमको मोलर भार नहीं निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आप यहां से निकाल लोगे आराम से, है ना। सब कुछ दिया है, W1 दिया है, 2 दिया है, M1 भी तुम निकाल लोगे ना, M2 भी निकाल लोगे। घोला जाता है इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का प्रयत्न कीजिए। समझ रहे हो, यहां तुमको आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहले क्या निकालना पड़ेगा, कितना घटा, डेल्टा पी, फिर उसे भाग कर देंगे शुद्ध से, ठीक है ना। तो बहुत इजी है ना, खुद से ट्राई करना क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे अगला जो अणु गुणधर्म है, क्वथनांक का अवनमन, ठीक है ना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।